स्लो होती है। इनलाइन क्वेरी से काम करो, डेटा हैक भी हो सकता है। उसकी जगह स्टोर्ड प्रोसीजर से काम करो, परफॉर्मेंस भी बेटर होती है और वो इंफॉर्मेशन हैक भी नहीं हो सकती। बताया था आपको, स्टोर्ड प्रोसीजर कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस में स्टोर होते हैं, डेटाबेस में ही एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे नेटवर्क का ट्रैफिक कम होता है। और जो स्टोर्ड प्रोसीजर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है वो सीक्वल के एग्जीक्यूशन प्लान में आ जाता है और नेक्स्ट टाइम वो उसी एग्जीक्यूशन प्लान से एक्सेस होता है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है इनलाइन क्वेरी के कंपैरिजन में। स्टोर्ड प्रोसीजर पे आपका एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई नहीं होता। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या आपकी एक हैकिंग टेक्निक, पता होना चाहिए। देखो थ्योरी नहीं पढ़नी, ज्ञान की ये बोलते नहीं, उसको एक्सप्लेन करना है। अगर परफॉर्मेंस बेटर है तो क्यों बेटर है, अगर सिक्योर है तो कैसे सिक्योर है, इतना बोल के नहीं चुप होना कि सिक्योर है या सिक्योर नहीं। अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है। यही एप्लीकेशन थी आपकी। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर नया शुरू करेंगे। हमने याद होगा स्टोर प्रोसीजर हमने बनाया हुआ एक लॉगिन के लिए। तो किस किस ने ये एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है जो मैंने कल की थी, करना बोला आप करा। किस किस ने 2 बार प्रैक्टिस की है, हो गई थी। चलो अब पता लग रहा है कोड का भी थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर ठीक। और बच्चे किसी भी लैंग्वेज में काम कर लो, डाटाबेस भी होता है, स्क्रीन भी होती है। वो स्क्रीन और डाटाबेस आपस में काम करते हैं, चाहे फ्रंट एंड बैक एंड बोलो, वो टर्म बात की बात ठीक। तो अब हमने क्या करना है, एक पेज ऐड करना है लॉगिन। तो क्लिक ऑन प्रोजेक्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू आइटम। क्लिक किया और वेब फॉर्म लॉगिन और ये लॉगिन डॉट एएसपीएक्स। तो ये आपका लॉगिन डॉट एएसपीएक्स ठीक। लॉगिन डॉट एएसपीएक्स ये है। ठीक, अब यहां पे ये लॉगिन स्क्रीन बन गई, इसको स्टार्टअप पेज बना लो। कैसे बनाते हो, लॉगिन पे राइट क्लिक करो, सेट एज स्टार्ट पेज ठीक, ताकि रन करो तो सबसे पहले लॉगिन पेज ही ओपन। क्लियर है जी। अब यहां पे आ जाओ और यहां पे आप यूजर नेम पासवर्ड के लिए, तो यहां लिखा जी यूजर नेम, और उसके लिए क्या लगाओगे, टूल बॉक्स में गए सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, और यहां पे पासवर्ड, ये उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, उसके बाद यहां पे नीचे बटन लगा लो, कोई पुश बटन लॉगिन। ये बटन, और प्रॉपर्टीज में गए, क्या लिख दिया, लॉगिन। अब उसके बाद मैसेज देना, रॉन्ग यूजर रॉन्ग पासवर्ड,
तो अभी हमें ज्यादा नहीं आता, मैंने लेबल लगा दिया, इसमें मैसेज दे देंगे। बाद में तो जावास्क्रिप्ट की बड़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हैं जिसके जो हम लोग यूज करते हैं, पर अभी सिंपल आप लेबल लगा। नेक्स्ट, अब हम चाहते हैं कि जो पासवर्ड है वो नजर नहीं आना चाहिए। जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं वो नजर थोड़ी आता, स्टार स्टार आता है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाओ और एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड, और इसको क्या कर दो, पासवर्ड। टेक्स्ट मोड पासवर्ड। ठीक, क्या कर दिया आपने, टेक्स्ट मोड पासवर्ड। अब एक बार रन करके देखो, ये लॉगिन स्क्रीन है जो हर प्रोजेक्ट में होती है। ठीक, चाहे एंगुलर में काम करो, चाहे रेक्ट में करो, चाहे नोड में करो, चाहे जावा में, पाइथन में, ऐसे होता है यूजर नेम और पासवर्ड। यहां हम यूजर नेम एंटर करते हैं और यहां पे ये देखो पासवर्ड नजर नहीं आ रहा है। और लॉगिन के क्लिक में अब चेक करना यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत। तो उसके लिए इस पेज पे मुझे डाटाबेस एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस पेज पे कैसे एक्सेस करोगे, पता है, पेज पे डबल क्लिक किया, कोड में आ गए, और सबसे पहले वही तीनों नेम स्पेस ऐड करो। थर्ड टाइम सेम कोड लिख रहे हैं, तीसरी बार मैं ही लगवा रहा हूं। अगर दो बार प्रैक्टिस की होगी तो सोच लो कितनी बार हो गया। ये थर्ड टाइम लिख रहे हैं। आप बोलोगे एम्प्लॉय वाले पेज पे तो कनेक्शन बनाया हो, उसको एक्सेस कर रहे। अभी हम इतनी ASP.NET नहीं आती कि एक पेज का डेटा दूसरे पे एक्सेस कर पाएंगे। जब वो आता होगा तो हम पूरे प्रोजेक्ट पे एक्सेस कर पाएंगे, दो पेज तो लग चाहिए, इसलिए अभी वो चीज भूल जाओ। वही तीनों नेम स्पेस क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट डेटा। नेम स्पेस में क्या होती है, क्लासेस होती हैं। क्या होती है, क्लासेस। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। इसी तरह से यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। डेटा नेम स्पेस में कॉमन क्लासेस हैं जो किसी भी डेटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं। सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट में वो क्लासेस हैं जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के साथ यूज होती हैं। और सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन में जो वेब कॉन्फ़िग फाइल से रीड राइट के लिए यूज होती। ठीक है जी, ये तीनों नेम स्पेस ऐड कर लिए। अब इस नेम स्पेस में कौन सी क्लासेस हैं वो हम नीचे यूज करें। है पूरी रिवीजन जी। क्लास में आ जाओ और कौन सी क्लास यूज करेंगे, SQL कनेक्शन क्लास का नेम, कौन उसका ऑब्जेक्ट, और न्यू के बाद क्या आता है, जल्दी बोलो, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। न्यू के बाद क्या आता है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप एक मेथड है। कंस्ट्रक्टर क्या आपका एक मेथड है, ठीक, जो सेम नेम क्लास नेम होता है। और मेथड की पहचान क्या होती है, पीछे ब्रैकेट्स लगी, और जैसे इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगी तो ये क्लास है। तो क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, और न्यू के बाद क्या है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर।
एसक्यूएल कनेक्शन क्लास हम क्यों पढ़ते हैं? तो आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं किसको? एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। और यहां पे पेज लोड में आ जाओ, और पेज लोड क्या आपका? इवेंट जो ऑटोमेटिकली फायर होगा व्हेन द पेज लोड। अब यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? कनेक्शन स्ट्रिंग। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहां लिखा हुआ? web.config फाइल में। क्यों लिखा हुआ? क्या होता है? सब पता है। एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्ट्रिंग है जिसको हम क्या कहते हैं? कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसको हम वेब कॉन्फ़िग फाइल में एक जगह लिखते हैं और पूरे प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं। तो हाउ टू रीड कनेक्शन स्ट्रिंग? तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग और CN जो है वो की का नेम। डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये लाइन क्या कर रही? वेब कॉन्फ़िग फाइल से कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करेगी, how to read connection string from web config file। ये लाइन वही काम कर रही है। बताया हुआ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एक स्टैटिक क्लास है, और बताया हुआ स्टैटिक मेंबर को क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक को क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। तो जो बातें बोल रहा हूं पता नहीं कितनी बार बोली, तो आप याद रखते हो कि नहीं, वो आप पे वेरी करता है। जब पहली बार कोई चीज करवाई होती पता ही आपको पूरा टाइम लगाया हो। फिर यहां चेक करेंगे कनेक्शन स्टेट। क्या लिखेंगे? कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज। अगर ये कनेक्शन क्लोज है देन कौन डॉट ओपन से हम इस कनेक्शन को ओपन करें। कौन डॉट ओपन से हम इस कनेक्शन को ओपन करें। कनेक्शन स्टेट क्या करती? जस्ट टू चेक द कनेक्शन स्टेट, इफ इट इज क्लोज देन ओपन द कनेक्शन। मान लो इस लॉगिन स्क्रीन को 100 लोगों ने ओपन किया है, तो वो 100 कनेक्शन ओपन नहीं करेगा। चेक करेगा, क्लोज होगा, उसी केस में कनेक्शन को ओपन करेगा, क्योंकि डाटाबेस तो एक ही है जहां आपको यूजर पासवर्ड चेक करना है। आगे और बताया हुआ कनेक्शन स्टेट इनम्बरेशन है, पता है? ये देखो, इस पे F12 प्रेस करो, सब कहानी आती है। इनम C++ में पढ़ा होता है। इनम्बरेशन क्या है? इसके अंदर हम कांस्टेंट देते हैं। क्या देते हैं? कांस्टेंट। जैसे मंडे टू संडे ऐड हो, जनवरी टू दिसंबर ही हो, फिक्स ऑप्शन जो वहां यूज करते हैं, और इसकी डाटा टाइप इंटीजर होती है, तभी इसकी वैल्यू 0 1 2 करके जो है हो गया जी। अब आप लोग रन करोगे तो पेज लोड इवेंट आपका फायर होगा। अगर कोई एरर होगी तो कौन डॉट ओपन पे वो एरर दे। तो रन करके आप एक बार देखो।
कोई एरर नहीं। ठीक, अब हम लिखेंगे लॉगिन का कोड। तो यहीं पे इसी क्लास के अंदर आ जाओ। इस बार हम अपना मेथड बना के लिखते हैं। ठीक, कैसे? ये देखो, प्राइवेट रिटर्न टाइप इंटीजर, और इसका नेम दे दिया चेक की यूजर, और इसमें दो पैरामीटर दे दिए, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। पहली बात, ये मेथड बनाया है, तो मेथड क्यों बनाते हैं? रीयूजेबिलिटी के लिए। प्राइवेट है, मैं क्लास के अंदर ही यूज कर सकता हूं। रिटर्न टाइप इसकी क्या दे दी? इंटीजर, और इसमें दो पैरामीटर यूजर नेम और पासवर्ड। मैं बच्चे सीधा कोड भी लिख सकता हूं। लॉगिन स्क्रीन पे डबल क्लिक, लॉगिन बटन पे लिख सकते हैं, जैसे सेव अपडेट ये लिखा था। कुछ तो नया सीख लेंगे। मेथड का ये फायदा है, रीयूजेबिलिटी है। हो सकता है लॉगिन का कोड 6 जगह चाहिए कल को मेरे को, तो मेथड बनाया हो तो यूज कर सकता हूं। इसलिए मैंने यहां क्या बनाया? ये मेथड। अब मैं यहां क्या लिखूंगा? सबसे पहले एसक्यूएल कमांड, पता ही है, cmd इज इक्वल टू न्यू, और इसमें ये स्टोर प्रोसीजर का नेम है। क्या है ये? स्टोर प्रोसीजर का नेम, और ये डाटाबेस का कनेक्शन। ये लॉगिन चेक स्टोर प्रोसीजर हमने कहां बनाया हुआ? डाटाबेस में, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के अंदर। एक ये कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट है, डाटाबेस में स्टोर है, हम तो सिर्फ उसे कॉल कर। डाटाबेस का जो भी कोड है वो डाटाबेस में एग्जीक्यूट होता है। डाटाबेस का ही कंपाइलर कंपाइल करता, सी# का नहीं करता, याद रखना। ठीक, तभी तो हम ये कनेक्शन कौन देते हैं। ये कल बताया था कि एसक्यूएल कमांड क्लास का कंस्ट्रक्टर मैंने ओवरलोड कर दिया। ये देखो, एसक्यूएल कमांड पे F12 प्रेस करो, आगे ये देखो कितने ओवरलोड है? ये 5। तो ये वाला थर्ड वाला यूज हुआ, कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन। अगर मैं यहां नहीं दूं तो दूसरा तरीका तो पता ही है, cmd.command-text, cmd.connection। उसके बाद क्या लिखना है? cmd.command type, और कमांड टाइप में बता दिया कि भाई ये क्या है? स्टोर प्रोसीजर। अब आप सोच रहे होंगे ये कमांड टाइप यही दे दो कॉमा देके। ये जो कमांड टाइप है, यही दे दो। तो अगर एसक्यूएल कमांड क्लास के कंस्ट्रक्टर में होता तो मैं जरूर देता। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये तो जैसा माइक्रोसॉफ्ट में बनाया हम वैसा ही यूज कर सकते हैं। तो दे दिया कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, और इसमें दो पैरामीटर थे, बोलो cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, और यहां पे यूजर नेम, पैरामीटर का नेम, और ये जो ऊपर पैरामीटर है वहां से आएगा। इसी तरह से पैरामीटर कैसे पास करते हैं? ये बच्चे कोड हम तीसरी बार लिख रहे हैं, थर्ड टाइम। तो अब तो आपको पूरी कमांड होनी चाहिए लॉग। कोई भी बच्चे कोड में एक बार नहीं करवाता, बार बार लिखते हैं, आगे पता नहीं कितनी बार जरूरत होगी। एक प्रैक्टिस तो चाहिए। तो cmd.parameter.add with value, un और up क्या है? ये पैरामीटर है, कहां पे? स्टोर प्रोसीजर के अंदर, और ये u और p इसके हैं, ये वाले दो पैरामीटर। एक ये नहीं कि un और up कुछ भी लिख दो आप लोग, ये पैरामीटर है। नहीं याद आ रहा है
आप स्टोर प्रोसीजर चेक करो, बताया हुआ। वैसे तो हमने बनाया हुआ, इतना गुस्से से देखने की जरूरत नहीं, देखो मैंने ही करवाया था। ये देखो डीबी एम्प्लॉय, यही डाटाबेस है ना 1033, और ये स्टोर प्रोसीजर है। ये लॉगिन चेक, ये देखो लॉगिन चेक पे राइट क्लिक किया, ओपन, ये देखोगे इस कोड को, ये दो पैरामीटर यूएन और प्रोग्रामिंग में कोई जादू नहीं होता, जो आपने बताया होगा वही होता है। बेचारे कोड पे गलती नहीं निकालनी है, कोड हम ही लिखती हैं, अगर गलत है तो हमने ही गलत लिखा है। कोड में तो कुछ ज्यादा होता ही नहीं, इफ और व्हाइल और क्या होता है, तो ये आपका आ गया। लेकिन लॉगिन चेक जो स्टोर प्रोसीजर है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये देखो यहां पे रिटर्न कर रहा है -1, 1 और -2। एक अब यहां पे cmd.parameter.add with value, और ये देखो तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर C++ का फंक्शन होता वो वैल्यू रिटर्न कर रहा तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं int a और आगे फंक्शन का नेम, वैल्यू रिटर्न हो जाती है, इसमें ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन याद रखना सीक्वल में वैल्यू पास करनी तो भी पैरामीटर और वैल्यू रिटर्न करनी तो भी पैरामीटर। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर बनाना है, तो उसके लिए एसक्यूएल पैरामीटर क्लास, एक पैरामीटर का नेम दे दिया P1, कुछ भी रख सकते हो, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, और पैरामीटर का नाम दे दिया @RET, कुछ भी रख सकते हैं, बस सीक्वल में @ लगता है, जैसे ऊपर U1 और UP में लगा। उसके बाद इसकी डाटा टाइप क्या होगी, जल्दी बोलो, इंटीजर ही हो सकती है, दिखाया था मैंने। स्टोर प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं और दैट रिटर्न्स ओनली इंटीजर वैल्यू, लिखवाया हो। इसलिए स्टोर प्रोसीजर नॉन इंटीजर तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, फंक्शन है जिससे आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो इसकी डाटा टाइप कैसे देंगे, तो एक और SQL DB टाइप डॉट ये, और ये SQL DB टाइप क्या है, ये भी एक ही नंबरेशन है। F12 प्रेस करो, ये देखो कितना बढ़िया बताया हुआ, सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में, और इसमें सारी बच्चे डाटा टाइप में नजर आ रही होंगी आपको, ये देखो जितनी भी सीक्वल की है, एक ये देखो सारी है यहां एक। तो मैंने यहां क्या लिखा, SQL DB टाइप डॉट इन, एक पैरामीटर बन गया। अब कैसे पता चलेगा कि इस पैरामीटर में डाटा रिटर्न होके आएगा, कैसे पता चलेगा, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर एक
टाइप्स ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर कितनी टाइप्स के होते हैं पूछा जाता है। स्टोर प्रोसीजर में जो पैरामीटर हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन स्टोर प्रोसीजर कितनी टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इनपुट, टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन स्टोर प्रोसीजर। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 आउटपुट, नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 आउटपुट, नंबर 3 इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। वैसे ये 3 होते हैं जनरली। इनपुट का मीनिंग होता है वैल्यू पास करना, ये होता है ना सी प्लस में इंट लिखते हैं पैरामीटर पास ही करते हैं। आउटपुट का मीनिंग होता है वैल्यू रिटर्न करना, आउटपुट वैल्यू रिटर्न करना। इनपुट आउटपुट ऐसा पैरामीटर जिससे दोनों काम करवानी है, वैल्यू पास भी करनी और वैल्यू रिटर्न भी करनी, इनपुट आउटपुट। तो जब कोई पूछे टाइप्स ऑफ पैरामीटर स्टोर्ड प्रोसीजर, आपने 3 ही बतानी है, चाहे वो माइस्क्ल डेटाबेस है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है या कोई और है। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। बाय डिफॉल्ट इनपुट होते हैं, जैसे यूएन, इसकी कोई टाइप नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट इनपुट। यूपी की कोई टाइप नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट इनपुट। इनपुट होता वैल्यू पास करना। @RET की कोई टाइप नहीं दी, ये भी बाय डिफॉल्ट इनपुट होता। लेकिन इसमें तो डाटा रिटर्न होके आएगा, तो यहां पे आप इसकी डायरेक्शन दोगे P1 डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू, और यहां पे पैरामीटर डायरेक्शन डॉट, और हम यूज करेंगे रिटर्न वैल्यू। ये 4 होगी, मैंने 3 लिखवाए, बोलना अपने बच्चे 3। ये चौथा जो है एक स्पेसिफिक केस में यूज होता है। ये देखो पैरामीटर डायरेक्शन पे भी देखो F12 प्रेस किया, कितने आ रहे हैं, 4। मैंने कितने लिखवाए, 3। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और चौथा है रिटर्न। तो जब बच्चे वैल्यू रिटर्न ही करनी हो तो रिटर्न वैल्यू यूज कर लो, ठीक। लेकिन रिटर्न में इंटीजर रिटर्न हो, लिखवा दिया, नॉन इंटीजर कुछ नहीं हो सकता। कभी मल्टीपल डेटा रिटर्न करना हो अलग टाइप का, तो हम क्या यूज करेंगे उसके, आउटपुट। तो आपने जो पैरामीटर की टाइप बतानी है, तो आपने ये 3 बतानी है, इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट। लेकिन बता देना चौथी भी होती है और उसका नाम होता है रिटर्न वैल्यू। और रिटर्न वैल्यू वाला हमेशा एक ही पैरामीटर हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। आउटपुट वाले मल्टीपल हो सकते, इसलिए वो बात की बात है। अभी आप इतना देखिए, ये 4 डायरेक्शन, और ये भी क्या है एक बच्चे, इनम्बरेशन। क्या है ये, इनम्बरेशन। कितने दिन से सुन रहे हैं बताइए आपको चीजों को। ये इससे क्या पता चला, यूएन जो है इनपुट टाइप का, जिसकी कोई डायरेक्शन ना दो तो बाय डिफॉल्ट इनपुट। यूपी क्या है, इनपुट टाइप का। @RET क्या है, रिटर्न वैल्यू। और रिटर्न वैल्यू वाले 2 पैरामीटर नहीं हो सकते, अगर हो तो वो आउटपुट यूज करते हैं, ठीक। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि P1 पैरामीटर किसका है, तो CMD डॉट पैरामीटर डॉट ऐड और P, ये ऐड कर दिया। किसमें ऐड किया, CMD में, क्योंकि स्टोर्ड प्रोसीजर तो CMD में ही है ना। और ये देखो ऐड पे F12 प्रेस कर दो, कोई रट्टे वाली बात नहीं है। देखो क्या पास है इसमें, एसक्यूएल पैरामीटर टाइप का। किस टाइप का, एसक्यूएल पैरामीटर।
जो भी पढ़ो नई चीज ना पता चले आप कर कैसे। मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट ने टोटली सारा ओप्स यूज किया। अभी तो बच्चे हम अपनी क्लास तो बना ही नहीं रहे। जब हम अपनी कस्टमाइज क्लासेस बनाएंगे प्रोजेक्ट में तब हमें एक्चुअल में पता होगा कौन सी चीज कब और कहां। अभी तो सिर्फ मीनिंग पता चल जाए कि नंबरेशन भी होती है, सीड क्लास भी होती है, कंस्ट्रक्टर भी होती हैं, स्टैटिक मेंबर भी होती हैं, नॉन स्टैटिक। आपको इन टर्म्स का बेसिक पता चल जाए। मेन मोटिव मेरा ये है और कुछ नहीं है। ठीक, और मीनिंग पता चलना चाहिए। हमारे प्रोजेक्ट में कहां फिट बैठेंगी जब बनाऊंगा तो आपको वो भी पता हो। ठीक, अब आप क्या करो, तो ये पैरामीटर ऐड हो गया। तो इस समय जो है इस एसक्यूएल कमांड में 3 पैरामीटर है। एक का नाम यूएन, एक का नाम यूपी और एक का नाम आरईटी की डाटा टाइप इंटीजर है और ये रिटर्न टाइप का है। लेकिन काम कब करेगा, जब हम इस मेथड को कॉल करें। अब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करेगा, इस स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो देखेगा यूजर ने पास हुआ कि नहीं, पासवर्ड पास हुआ है कि नहीं। अगर पास हुए हैं तो ठीक है कि गलत है। अगर यूजर पासवर्ड ठीक है तो वो रिटर्न में डाल देगा 1। अगर आपका यूजर गलत है तो इसमें डाल देगा -1। अगर पासवर्ड गलत है तो इसमें डाल देगा -2। बट -1 -2 आएगा कब, जब एग्जीक्यूट नॉट क्वेरी लिखोगे। अगर ये लाइन नहीं लिखो तो ऊपर वाले लिखने का कोई फायदा नहीं। ठीक, लग ये देखो, ऐसा नहीं करना है। देखो ये है दोनों पैरामीटर यूएन और यू। इसकी मैंने कोई टाइप नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट टाइप क्या है, इनपुट। और ये वो रिटर्न वाला है कि अगर यूजर नेम गलत है तो -1, यूजर पासवर्ड ठीक है तो 1 और पासवर्ड गलत है -2। अब उसके बाद इस पैरामीटर में जो वैल्यू आई, जो भी आई होगी, मे बी 1, मे बी -1, मे बी -2, उसको हम एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लें। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप उस पैरामीटर की वैल्यू कैसे रीड करोगे, cmd डॉट पैरामीटर @ret डॉट वैल्यू। देखो आरईटी पैरामीटर में वैल्यू आ गई होगी। कब आएगी, जब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड कॉल हुआ। अब उसमें वैल्यू क्या हो सकती है, या 1 या -1 या -2। अब उस वैल्यू को कैसे रीड करना है, ये पैरामीटर्स का क्या बना है, कौन बताएगा ये एरर आई है तो क्यों आई। चलो मैं माउस लेके चला जाता हूं। कैनॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इंट लिखा हो, इसका क्या मीनिंग है, कैनॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इंट। सर इस वैल्यू को हमने इंट में कन्वर्ट नहीं करा। @ret की है इंटीजर, फिर क्यों कह रहा कैनॉट कन्वर्ट इंट टू ऑब्जेक्ट टू इंट। कल मैंने बड़ी डिटेल में बताया था। देखो थोड़ा दिमाग में लगाओ बच्चे, ये एरे है, किसका एरे है, पैरामीटर्स का। अभी इस केस में ये 3 पैरामीटर है। एक यूएन, इसकी डाटा टाइप क्या है, वैरकर। यूपी, इसकी डाटा टाइप क्या है, वैरकर। @ret की इंटीजर। ऐसे कल को कोई और पैरामीटर होगा, डेट, टाइम, डबल, डेसिमल, तो बताया होगा।
जब अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा हो किसी एरे में, तो वो एरे ना स्ट्रिंग का होता ना वो एरे इंटीजर का होता, उसको हम क्या कहते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके लिए टर्म यूज करते हैं कलेक्शन। कल नहीं बताई थी। अब जो मंडे छुट्टी कर लेते हैं वो क्या सोच रहे हो, एक यार में जिस दिन आप छुट्टी करते हैं इंट्रो में आपके वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस दिन आपने छुट्टी की। आप ये देखो कि पैरामीटर का एरे बना है, लेकिन ये एरे स्ट्रिंग इंटीजर का नहीं है, ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एक पैरामीटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, बताया था। जब एक एरे में अलग अलग टाइप का डाटा स्टोर हो रहा हो तो स्ट्रिंग का एरे थोड़ी होगा, इंटीजर का थोड़ी होगा, दैट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन। तो इसका मतलब इसको पता है कि @RET क्या एक ऑब्जेक्ट है। ये देखो ये लिखा हुआ कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इंट, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में k तो इंट है लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है। आप इस डाटा टाइप को ना देखो, आप एरे का स्ट्रक्चर देखो, तो फिर आप क्या करोगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 या 16 भी कर सकते हो, लॉन्च। एरर से सीखो, और सबसे सही तरीका एरर से ही सीखने का होता है। एक अगर उसने ये एरर दिया ऑब्जेक्ट टू इंटीजर, उस पर टाइम लगाओ, और जो भी चीज बच्चे मैंने कभी ना कभी वो बताई होती है आपको वो अंडरस्टैंड करनी। अब k में वैल्यू आ गई, अब मुझे एसक्यूएल कमांड की जरूरत नहीं है, मैंने इसको क्या कर दिया, सपोज जो इसने मेमोरी यूज की और उसके बाद रिटर्न कर दिया k। एक और ये रिटर्न कर दिया k। अब k में क्या आया होगा, या 1 या -1 या माइनस k में क्या आया होगा, या 1 या -1 या माइनस। हो गया जी। चलो अब उसके बाद ये चेक यूजर आपका बन गया। अब हम इसे कॉल करेंगे इस लॉगिन बटन। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करो, और यहां पे इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया, ध्यान से देखो, मेथड बनाया हुआ, क्या नेम रखा, चेक यूजर, और पहला पैरामीटर यूजर नेम कहां से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 से, पासवर्ड कहां से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स, मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स लगाए थे ना यहाँ, ये देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 और ये टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक। और यहां पे लिखा इफ d इज इक्वल टू -1, तो मैंने यहां दे दिया लेबल1 डॉट टेक्स्ट, और यहां पे रॉन्ग यूजर नेम, कुछ भी मैसेज दे सकते हो आप ऐसे। एक आप समझाया -2 है, तो क्या आएगा, रॉन्ग पासवर्ड।
आप इफ एल्सिफ पे लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए अलग अलग इफ लगा रहा हूं। रॉन्ग पासवर्ड, और अगर आपका AD1 है और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और ये आपका एम्प्लॉय डॉट ASPX, एम्प्लॉय डॉट ASPX, ठीक। अगर यूजर पासवर्ड ठीक है तो कौन से पेज पे चला जाए? एम्प्लॉय वाले, ऐसे लिख दिया। एक, अब हम इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट, ठीक। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो? बोलो। क्या करते हो उसके लिए? टीबी यूजर टेबल में डाटा भी होना चाहिए। अभी तो यूजर टेबल एम्प्टी है, याद है कल या परसों बनाया था हम लोगों ने। यूजर टेबल तो खाली है, अभी उसमें तो कोई डाटा नहीं है। तो आज हमें इतनी ASP.NET आती है, सेव अपडेट लीव फाइंड डिस्प्ले इनलाइन क्वेरी से भी आता है और स्टोर प्रोसीजर से। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसका सेव अपडेट लिखें, आता है वो। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको टेस्ट करने के लिए डाटाबेस सर्वर एक्सप्लोरर में गया, वही DB एम्प्लॉय 1033 और ये टीबी यूजर टेबल बना हुआ, मतलब सेव अपडेट हमें आता है, इनलाइन क्वेरी से भी आता है और स्टोर प्रोसीजर से। और यहां पे टीबी यूजर पे राइट क्लिक किया, टीबी यूजर टेबल पे राइट क्लिक करो और शो टेबल डेटा। ये देखो यहां यूजर का नेम, क्या आपने समझा गया ना? टीबी यूजर टेबल पे राइट क्लिक किया, किसी टेबल में डायरेक्ट डेटा डालना हो डेटाबेस के अंदर, शो टेबल डेटा जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। और एक यूजर बना दिया एडमिन, पासवर्ड दे दिया एडमिन 1 एडमिन 2 AD2। ये 3 यूजर मैंने बना। एडमिन 1 एडमिन 2 यूजर नेम और AD1 और AD2 पासवर्ड, ऐसे लिख दी। ठीक, अब आप रन करके टेस्ट कर लो। यूजर नेम पासवर्ड नजर आ रहा है। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पासवर्ड नजर भी नहीं आएगा, तो कोई भी पासवर्ड जाके देख ले डाटाबेस में, यूजर और पासवर्ड। क्या आ गया? रॉन्ग यूजर आ गया मैसेज। और यहां पे यूजर नेम ठीक है एडमिन और इस बार पासवर्ड कर, तो रॉन्ग
अगर आपका पासवर्ड भी ठीक है एडी, देन क्लिक किया तो कहां आ गया, इम्प्लांट, करेक्ट। तो मुबारकें, चल गया आपका। ये अब आपका काम है, अब आपके लिए असाइनमेंट ही कि जो आज खत्म की पूरी स्टोर प्रोसीजर वाला, आज और पिछले 3-4 दिन में जितना हमने पढ़ा, इस पूरी एप्लीकेशन को वन गो में बनाओ। टेबल चेंज कर दो, यूजर एम्प्लॉय की जगह ना आप स्टूडेंट बना लो, स्टूडेंट का नेम ले लो, एड्रेस, रोल नंबर, एड्रेस, दो चार चीजें ले लो, उसके हिसाब से बना दो। लॉगिन स्क्रीन वहां ही बनाना, यूजर नेम और पासवर्ड। मतलब यह है कि थोड़ा सा आपको पता चल जाए, और इतना ही मैंने ASP.NET में अभी करवाना था। ठीक, आज के लिए कम यूज होती है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन